जय हिंद। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल जीकेजीएस अचीवर्स पर। तो आज आप सभी को पता होगा, थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि प्राचीन इतिहास को हम शुरू कर रहे हैं और उसका नाम है लुसेंट सीरीज। ठीक है, लुसेंट सीरीज के माध्यम से, क्योंकि उसमें जितना भी फैक्ट डालेंगे वो सारा लुसेंट से ही रहेगा, इसीलिए उसका नाम लुसेंट सीरीज है। और सभी के पास लुसेंट होगा, सभी लोग के पास, जितने भी जनरल के स्टूडेंट होते हैं सभी के पास लुसेंट होता है। तो जिनके पास नहीं होंगे मार्केट से उपलब्ध करा लीजिएगा। और लुसेंट बहुत अच्छा बुक है, आप सभी को पता होगा, इसीलिए लुसेंट सभी को पढ़ना चाहिए और सभी लोग पढ़ते भी होंगे। इसीलिए हम ग्रुप डिस्कशन में लुसेंट करवा रहे हैं, लुसेंट के साथ साथ क्राउन बुक और कुछ बुक जो है उसको चला रहे हैं। आप लोग ग्रुप डिस्कशन नहीं करते तो ग्रुप डिस्कशन क्या कीजिए। और चलिए तो इसमें शुरू करते हैं हम इतिहास, और इतिहास में प्राचीन इतिहास। ठीक है, तो देखिए आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग अगर डेली ग्रुप डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर डेली HW डाला जाता है। और टेलीग्राम चैनल का नाम है जीकेजीएस अचीवर्स। और उस टेलीग्राम पर जो भी सूचना रहता है, जो भी PDF, सब कुछ आपको टेलीग्राम पर डाल देते हैं। उस टेलीग्राम के माध्यम से आप HW या PDF जो चीज़ प्राप्त करना चाहिएगा वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। आप लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इतिहास 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 किसे कहते हैं, तो आपको पता होगा कि इतिहास अतीत का अध्ययन ही कहलाता है इतिहास। अतीत मतलब बीता हुआ काल के बारे में जो जानेंगे उसी को इतिहास में रखते हैं। ठीक है, अतीत का ही अर्थ होता है बीता हुआ। तो अतीत इतिहास में इतिहास का बात करें तो इसमें अतीत का अध्ययन, ठीक है, अतीत का अध्ययन कहलाता है इतिहास। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। और आप लोगों को पता होगा कि इतिहास का जो जनक है उनका नाम है हेरोडोटस। ठीक है, इतिहास का जनक। यहाँ पर थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। इतिहास का जनक या फिर बोल सकते हैं पिता। तो इतिहास का जो जनक है उनका नाम है हेरोडोटस। इतिहास का जनक हेरोडोटस के द्वारा 5वीं सदी ईसा पूर्व में एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम था हिस्टोरिका। इन्हीं का एक पुस्तक है जो कि पांचवी सदी ईसा पूर्व में पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम है हिस्टोरिका। याद रखना, इसका पूछता है कि हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक आपको हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये जो हेरोडोटस है, इस हेरोडोटस की ही पुस्तिका का नाम है आपको हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका के बारे में अगर जानेंगे तो हिस्टोरिका के बारे में अगर पता करिएगा तो ये जो है भारत और फारस वर्तमान में इसे ईरान के नाम से जानते हैं। फारस को वर्तमान में ईरान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो भारत और फारस के बीच ये सीधा संबंध को दर्शाता है। भारत और फारस के बीच संबंध दर्शाता है। ठीक है, याद रखना है। पूछेगा आपसे कि हिस्टोरिका पुस्तक जो इरेटोस्थनीज के द्वारा लिखा गया था, इरेटोस्थनीज के द्वारा जो हिस्टोरिका पुस्तक लिखा गया था उसके वो जो है किसके बारे में संबंध को दर्शाता है, तो भारत और फारस के बीच के ये संबंध को दर्शाता है। और बात करें फारस को वर्तमान में हम ईरान के नाम से जानते हैं। फारस को वर्तमान में ईरान के नाम से जाना जाता है। तो यही था, इसमें थोड़ा सा जानना था कि इतिहास में अतीत का अध्ययन करते हैं और इतिहास का जनक जो है उसका नाम है हेरोडोटस। ठीक है, एरोटोस्थनीज जो भूगोल का है। उसके बाद देखिए आप 5वीं सदी ईसा पूर्व में जो है आपको 5वीं सदी
ईसा पूर्व में 5वीं सदी ईसा पूर्व में जो है हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा गया था। और इस पुस्तक से हमें भारत और फारस यानी ईरान के बारे में संबंध बतलाने का काम करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आपको यहाँ पर इतिहास को यहाँ पर बात करें तो 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है। इतिहास को यहाँ पर बात करें तो 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। इतिहास यहाँ पर 3 भाग में देखिएगा, यहाँ पर इतिहास को 3 भाग में बांटेंगे। पहला जो होगा वो होगा प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। पहला कौन होगा? प्राग ऐतिहासिक काल, पहला होगा प्राग ऐतिहासिक काल। उसके बाद दूसरा का बात करें, उसके बाद दूसरा का जब बात करें तो दूसरा में आता है अर्ध ऐतिहासिक काल। अर्ध ऐतिहासिक काल। उसके बाद तीसरा जो होगा ऐतिहासिक काल। तीसरा जो होगा ऐतिहासिक काल, ठीक है, तीसरा ऐतिहासिक काल। उसके बाद आपको पता होगा, आप सभी लोग जानते भी होंगे, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, गांधी युग, प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, तो इसी में सब आते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा प्राग ऐतिहासिक काल का बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल को जो है अन्य भागों में बांटकर पढ़ते हैं, जिसमें पहला देखिएगा पूरा पाषाण काल आता है। पूरा पाषाण काल, ठीक है, इसमें आता है पूरा पाषाण काल पहला। उसके बाद दूसरा का बात करें तो दूसरा जो आता है उसका नाम है मध्य पाषाण काल, ठीक है। दूसरा जो है उसका नाम है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। उसके बाद तीसरा का बात करें तो इसका नाम है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, और इसी को हम उत्तर पाषाण काल के नाम से जानते हैं, उत्तर पाषाण काल। नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल के ही नाम से जाना जाता है। और अंत में जो है एक आता है चौथा, जिसका नाम है ताम्र पाषाण काल। उस समय तांबा का खोज हुआ था, इसलिए उसका नाम ताम्र पाषाण काल रख दिया था। उस समय तांबा का खोज हुआ था, और पता होगा मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग जो हुआ था वो तांबा हुआ था। तो इसमें अगर डी का बात करें तो कौन सा होगा? ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ठीक है, ताम्र पाषाण काल। ये इतना सारा जो था वो किसका फैक्ट है? वो प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को जो है आपको 4 कालखंड में बांटकर पढ़ते हैं। और बात करें अर्ध ऐतिहासिक काल का, तो अर्ध ऐतिहासिक काल को भी देखेंगे हम यहाँ पे। इसमें आपको पता होगा, इसमें अर्ध ऐतिहासिक काल में आता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है, सिंधु घाटी। इसी को हड़प्पा सभ्यता, के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता इसी को कहते हैं, और किसमें आता है? अर्ध ऐतिहासिक काल में। और देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से किस लिए जाना जाता है? क्योंकि इसका खुदाई जो प्रारंभ हुआ था वो आपको हड़प्पा नामक स्थान से हुआ था, ठीक है, हड़प्पा नामक स्थान से हुआ था। और ऐतिहासिक काल का बात करें तो ऐतिहासिक काल में आपको पढ़ने का है प्राचीन इतिहास।
प्राचीन इतिहास, ठीक है, प्राचीन इतिहास। उसके बाद दूसरा मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन, और अभी मध्यकालीन चल रहा है, ग्रुप डिस्कशन में मध्यकालीन चल रहा है, ठीक है। उसके बाद तीसरा का बात करें तो आधुनिक, मॉडर्न, आधुनिक इतिहास, ठीक है, आधुनिक इतिहास, प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद मेडावल, उसके बाद ये मॉडर्न जिसको कहते हैं आधुनिक इतिहास। और इसी में गांधी युग पढ़ते हैं, गांधी युग इसी में पढ़ते हैं, ठीक है, गांधी युग इसी में पढ़ते हैं, तो 4 नंबर में इसको रख लीजिए, गांधी युग इसी में पढ़ते हैं। तो आप लोग ये सब देखिएगा, सभी का पाठ है, सभी का भाग है, इस तरह से एक एक करके हम पढ़ लेंगे इसको। तो हम सबसे पहले आज शुरू करने वाले हैं जो है प्राग इतिहास, ठीक है, प्राग इतिहास को देखेंगे। पहले प्राग इतिहास क्या है, उसके बाद पूरा पाषाण, और प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल आता है, प्राग ऐतिहासिक में ही पढ़ने का है पाषाण, तो सबको देखेंगे एक एक करके। तो आप लोग इसको छाप लीजिएगा और हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है। स्लाइड बोर्ड है कि नहीं है, ठीक है, स्लाइड बोर्ड नहीं है कि उसको ऊपर खेल दें। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हमको देखना है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, इसके बारे में देखिए जानना है। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में देखिएगा, प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वैसा समय माना जाता है, प्राग इतिहास काल को जो है इतिहास का वैसा समय माना जाता है, इतिहास का वैसा समय माना जाता है जिस समय मनुष्य का बात करें तो, मानव के बात करें तो उस समय मानव आदि मानव था, उस समय मानव जो था वो किस रूप में था, आदि, ठीक है, आदि मानव के रूप में। उस समय मानव किस रूप में था, तो आदि मानव के रूप में, उसमें मानव आदि मानव के रूप में था। और प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हमें जानकारी जो मिलता है वो पुरातात्विक साक्ष्य से मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में जो जानकारी मिलता है, इसके बारे में जो जानकारी मिलता है वो पुरातात्विक साक्ष्य से। पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वैसा काल कहा जाता है जिस समय मानव को आदि मानव कहा जाता था, उसमें मानव को आदि मानव के रूप में जानते थे। और इसके बारे में जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्य से मिलता है, और पुरातात्विक साक्ष्य से इसका बारे में जानकारी मिलता है। और एक प्राग ऐतिहासिक काल में ही पाषाण काल को रखते हैं, ठीक है। इसी के अंतर्गत आता है एक काल जिसका नाम है पाषाण, पाषाण काल, इसी में है पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल, देखिए पाषाण काल के बारे में थोड़ा सा जानकारी देखिएगा। पाषाण काल का बात करें तो पाषाण काल में मानव औजार के तौर पर बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग करते थे। मानव जो है औजार के रूप में, औजार के रूप में बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग करते थे, ठीक है। पूछेगा आपसे कि किस काल के मानव बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग औजार के रूप में करते थे, तो उस काल का नाम जो था उसका नाम था पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में, पाषाण काल के बारे में सबसे पहले जानकारी 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इसके बारे में जानकारी सबसे पहले कब दिया गया था, 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट, रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा 1863 में किसके बारे में जानकारी, तो पाषाण काल के बारे में जानकारी। पूछ लेगा आपसे कि बताइए पाषाण काल के बारे में जानकारी सबसे पहले किसने दिया था, तो सबसे पहले पाषाण काल के बारे में जानकारी रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा दिया गया था, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाण कालीन के बारे में, पाषाण काल के बारे में या पाषाण कालीन के बारे में जानकारी देने का काम
जो किया था और कौन किया था, रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा 1863 में। और इस समय मानव बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग करते थे, इस समय मानव जो है बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग किया करते थे। उसके बाद आगे बात करें, यहीं पर पूछता है आपसे कि यहीं से पूछेगा आपसे भारतीय पुरातात्विक का जनक कौन सा है, भारतीय पुरातात्विक का जनक कौन है, पूछेगा आपसे कि भारतीय पुरातात्विक का जनक कौन है, भारतीय पुरातात्विक, भारतीय पुरातात्विक का जनक। तो भारतीय पुरातात्विक का जो जनक है, भारतीय पुरातात्विक का जो जनक है उसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम है। और भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय जो स्थित है वो भोपाल में स्थित है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के नाम से स्थित है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग इतना देख लीजिएगा, उसके बाद मिटाते हैं, आगे देखिएगा। तो भारतीय पुरातात्विक का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को जानते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को जानते हैं। और भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय का बात करें तो भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय जो है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है, भोपाल में स्थित है, भोपाल में स्थित है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय का बात करें तो स्थित है कोपेनहेगन में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय कोपेनहेगन में स्थित है, ये बात याद रखना है, कहाँ स्थित है, कोपेनहेगन में, ठीक है। कोपेनहेगन अंतर्राष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय कोपेनहेगन। और भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय जो स्थित है आपको इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के नाम से भोपाल में, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के नाम से कहाँ स्थित है, तो भोपाल में स्थित है, ठीक है। ये सब फैक्ट को थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद अब बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे पाषाण काल को 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। पाषाण काल 3 भाग, पाषाण काल यहाँ 3 भाग में पढ़ेंगे, 3 भाग, पूरा पाषाण 4 भाग हो जाएगा ना 4 भाग होगा, ठीक है, 3 भाग लिखे 4 भाग होगा, 4 भाग हो जाएगा। पहला जो होगा पूरा पाषाण काल होगा, पूरा पाषाण काल, ठीक है। दूसरा का बात करें तो मध्य पाषाण काल, तीसरा बात करें उत्तर या नवपाषाण काल, चौथा का बात करें तो चौथा होगा ताम्रपाषाण काल, ठीक है। और यहीं पर थोड़ा सा जान लीजिएगा, कि पुरातात्विक, ये पूरा पाषाण काल का बात करें, तो पूरा पाषाण काल का जो एज, जो समय माना जाता है वो आपको 20 लाख से 12,000, ठीक है, 20 लाख से 12,000 तक माना जाता है किसका, तो पूरा पाषाण काल का, ठीक है। उसके बाद मध्य पाषाण काल का बात करें तो मध्य पाषाण काल का 12,000 से 10,000, ठीक है, 12,000 से 10,000 तक। और उत्तर पाषाण काल का बात करें तो 10,000 से लेके 3,000 तक, ठीक है।
10,000 से लेके 3,000 तक इसका, और इसका बात करेंगे तो 3,000 से नीचे, ठीक है, 3,000 से नीचे ईसा पूर्व होगा, सब ईसा पूर्व होगा, सब बीसी होगा, ठीक है, सब क्या होगा, बीसी होगा, सब हो जाएगा बीसी हो जाएगा, ठीक है, सब बीसी हो जाएगा। तो इतना सारा यहाँ पर देखेगा। तो अब हम शुरू करते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में, पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मध्य पाषाण, उसके बाद उत्तर पाषाण काल, उसके बाद ताम्र पाषाण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के बारे में यहाँ पर देखिएगा, पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल का बात करें तो पूरा पाषाण काल जो है वो प्राचीन इतिहास का ऐसा समय माना जाता है जिसमें मानव जो है खाना बदोश थे, मतलब घूम घूम कर जीवन यापन करते थे, घूम घूम कर जो है जीव जंतु को खाया करते थे। उसी समय के मानव को हम लोग किस में रखते हैं, पूरा पाषाण काल में रखते हैं, ठीक है, यानी खाना बदोश। उस समय के मानव क्या था, खाना बदोश था, याद रखना है, उस समय के मानव क्या था, खाना बदोश था, और ये घूम घूम कर जीवन यापन करता था, घूम घूम कर जीवन यापन करने के दौरान जीव जंतु को मारकर खाया करता था, कच्चे कच्चे मांस खाते थे। क्योंकि पूरा पाषाण काल लास्ट होते होते ही आपको आग का खोज हुआ था। तो शुरू में जो है मानव, इसमें आदि मानव जो थे वो कच्चे कच्चे मांस खाया करते थे, लेकिन आग का खोज पूरा पाषाण काल में ही प्रारंभ हुआ था। लेकिन आग का प्रयोग करना उत्तर पाषाण काल में, नव पाषाण काल में शुरू हुआ है, या फिर मध्य पाषाण काल में बोलिएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा, पहला पॉइंट याद रखना है कि इस समय के मानव खाना बदोश थे, घूम घूम कर जीवन यापन करते थे। उसके बाद आपको पता होगा इसी में सबसे पहले आग का खोज हुआ था, आग का खोज मानव का सबसे बड़ा उपलब्धि, यानी पाषाण काल में पूरा पाषाण काल में पूरा पाषाण काल में का बात करेंगे तो इस समय पूरा पाषाण काल में मानव की सबसे बड़ी एक उपलब्धि थी कि इसमें सबसे पहले आग का खोज हुआ था, आग का खोज हुआ था। तीसरा का बात करें तो इस समय मानव चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था, मानव का बात करें तो इस समय चित्रकारी करना प्रारंभ। पूछेगा आपसे कि मानव चित्रकारी करना प्रारंभ किया था, वो कौन सा काल से, तो पूरा पाषाण काल से। और पूरा पाषाण काल के बारे में, पूरा पाषाण काल के चित्रकारी के बारे में जानकारी हमें भीमबेटका की गुफा से मिलता है, भीमबेटका की गुफा से मिलता है, याद रखना कौन सा गुफा, भीमबेटका। भीमबेटिका गुफा, भीमबेटिका का गुफा जो है, भीमबेटिका का गुफा का बात करें तो ये जो है मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज के रायसेन जिला में स्थित है, ठीक है। भीमबेटिका की गुफा कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज, अब्दुल्लागंज रायसेन जिला, यहीं पर आपको भीमबेटका गुफा में चित्रकारी, कौन सा, तो पूरा पाषाण काल के बारे में चित्रकारी देखने को मिलता है। पूछ लेता आपसे कि बताइए पूरा पाषाण कालीन चित्रकारी जो देखने को मिलेगा वो किसमें मिलेगा, तो भीमबेटिका का गुफा जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज के रायसेन जिला में स्थित है, ठीक है, रायसेन जिला में स्थित है। ये भी पूछ सकता है कि भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश के कौन सा जिला, तो रायसेन जिला, ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में अवस्थित है। यहीं से आपको किसका खोज हुआ, इसी में आपको भीमबेटिका की गुफा में ही आपको चित्रकारी जो प्रारंभ हुआ है पूरा पाषाण काल में, उसी के बारे में इसमें चित्रकारी देखने को मिलता है, उसी का चित्रकारी भीमबेटका की गुफा में देखने को मिल जाता है। उसके बाद आगे बात करें तो पूरा पाषाण काल में इतना सारा जानकारी था कि मानव इस समय खाना बदोश था,
इस समय आग का खोज हुआ था, चित्रकारी करना प्रारंभ किए थे, जो कि भीमबेटका की गुफा में अभी भी देखने को मिल जाता है, पूरा पाषाण काल का चित्रकारी। चलिए उसके बाद अगला जो देखेंगे यहाँ पे, दूसरा जो देखेंगे वो होगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, दूसरा जो होगा मध्य पाषाण काल। चलिए यहाँ पर देखिएगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का बात करें तो मध्य पाषाण काल के बारे में हमें जानकारी जो मिलता है वो 1867 से, 1867 में इसका खोज किया गया था कार्साइल के द्वारा। ठीक है, कार्साइल के द्वारा मध्य पाषाण काल का खोज हुआ था। और आपको इस बात का जिक्र हम किए थे कि पाषाण काल के लोग, पाषाण काल के मानव बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग औजार बनाने में करते थे, हथियार बनाने में करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे समय बीतता गया, आदि मानव में कुछ परिवर्तन आया और परिवर्तन के स्वरूप देखने को मिला कि मानव जो है बड़े बड़े हथियार का प्रयोग, बड़े बड़े औजार का जो प्रयोग बड़े बड़े पत्थर के रूप में करते थे, वो मध्य पाषाण काल आते आते हथियार में छोटे छोटे पत्थर का प्रयोग करने लगे। और इस छोटे छोटे पत्थर का जब प्रयोग करने लगे तो इसीलिए मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहते हैं। इसलिए मध्य पाषाण काल को क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ याद रखना है, पूछता है कि माइक्रोलिथ काल या फिर माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ के नाम से जानते हैं मध्य पाषाण काल को। मध्य पाषाण काल को क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ। मध्य पाषाण काल को ही माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय मनुष्य, इस समय के मानव छोटे छोटे पत्थर का प्रयोग औजार बनाने में करने लगे। उसमें पाषाण काल में बात किए थे कि मध्य पाषाण काल के पहले का बात है, उस समय मनुष्य क्या करते थे, तो बड़े बड़े पत्थर का औजार बनाते थे। और जब मध्य पाषाण काल आया तो मनुष्य छोटे छोटे पत्थर का औजार बनाना प्रारंभ किए थे। इसीलिए इस युग को माइक्रोलिथ युग के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, मानव संस्कार, अंतिम संस्कार करना प्रारंभ मध्य पाषाण काल से ही किया है। आपको पता होगा कि मध्य पाषाण काल आते आते जो अंतिम संस्कार किया जाता है मृत्यु के दौरान, तो अंतिम संस्कार करना उसी को कहा गया अंत्योष्ठि। ठीक है, अंत्योष्ठि या फिर अंतिम संस्कार। तो पूछेगा आपसे कि मानव अंतिम संस्कार करना कहाँ से प्रारंभ किए, तो मानव अंतिम संस्कार करना जो प्रारंभ किया है वो कहाँ से किया है, तो मध्य पाषाण काल से अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार का प्रयोग करना प्रारंभ मध्य पाषाण काल से ही शुरू हुआ है। और इसलिए मध्य पाषाण काल से सबसे पहले उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रायसेन एवं प्रतापगढ़ के जो है मददाहा से, प्रतापगढ़ के मददाहा से आपको सबसे पहले यहाँ से अस्थिपंजर का प्रमाण मिलता है। अस्थिपंजर का प्रमाण उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से मिलता है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से अस्थिपंजर का प्रमाण मिलता है, याद रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के एक जगह है प्रतापगढ़, वहीं से आपको जो है क्या मिलता है, तो अस्थिपंजर मिलता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे अंतिम संस्कार हो गया। उसके बाद देखिएगा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा बता रहे हैं, तो यहाँ पर अभी जिक्र कर रहे थे कि इसी समय अस्थिपंजर इसी समय जो है अस्थिपंजर पूछेगा आपसे कि मानव का अस्थिपंजर जो सबसे पहले मिला है वो कहाँ से, तो आपको
मध्य पाषाण काल का ही साक्ष है, मध्य पाषाण काल का साक्ष है, जो कि आपको यूपी में पड़ता है प्रतापगढ़, यूपी में पड़ता है प्रतापगढ़। यही से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से ही आपको सबसे पहले किसका अस्थिपंजर का साक्ष्य मिला था। ठीक है, याद रखना, पूछ लेगा आपसे कि अस्थिपंजर का साक्ष्य, अस्थिपंजर का जो साक्ष्य मिला है, अस्थिपंजर का जो साक्ष्य मिला है। अच्छा, ठीक है, अस्थिपंजर का जो साक्ष्य मिला है वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से मिला है। उसके बाद अगला बात करेंगे यहाँ पर नवपाषाण काल का। नवपाषाण काल, देखिए यहाँ पर तीसरा का बात करेंगे नवपाषाण काल। इसी को उत्तर पाषाण काल के नाम से जानते हैं। नवपाषाण काल को आप उत्तर पाषाण काल के नाम से जानेंगे। चलिए, तो यहाँ पर जिक्र करते हैं उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल। तो उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण का खोज 1865 में किया गया था। इसका खोज 1865 में हुआ था। नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण का खोज 1865 में, और इसका खोज जो किया था वो जॉन लुबाक के द्वारा किया गया था। जॉन लुबाक। तो नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण का खोज 1865 जॉन लुबाक के द्वारा किया गया था। और नवपाषाण काल या फिर उत्तर पाषाण काल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। जैसे में देखिएगा, नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल का बात करेगा तो यहाँ से आपको सबसे पहले मनुष्य अपना अस्थाई जीवन को प्रारंभ किया। यहाँ से मनुष्य अपना अस्थाई जीवन यहाँ से मनुष्य अपना अस्थाई जीवन शुरू किया। मतलब एक स्थान पर रहकर अपना जीवन यापन करना शुरू किया, उसी को अस्थाई जीवन। और जब मनुष्य यहाँ अस्थाई जीवन बिताना प्रारंभ किया तो सबसे पहले मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ किया। मनुष्य सबसे पहले कृषि नवपाषाण काल या मध्य पाषाण काल से प्रारंभ किया है। और नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल से मानव कृषि करना प्रारंभ किया। और बात करें, मनुष्य जब कृषि करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले इसने एक पालतू बनाया जिसका नाम था कुत्ता। सबसे पहले पालतू जानवर के रूप में कुत्ता को बनाया। और पूछेगा आपसे पशुपालन करना मनुष्य प्रारंभ किया तो नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल से। जब मनुष्य कृषि करना प्रारंभ किया तब इसे कृषि को जो उपजता था उसको लाने के लिए कुछ दिक्कत हुआ, तब इसने सबसे पहले पहिया का प्रारंभ किया। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट कृषि, तीसरा पॉइंट पहिया। पहिया का नाम सुने होंगे, पहिया, हाँ पहिया, यही पहिया। और चौथा का बात करें तो सुनिएगा कि जब कृषि करना प्रारंभ किया तो उसे लाने के लिए इसने पहिया का प्रयोग किया। और पहिया का प्रयोग के साथ साथ इसने अनाज को रखने के लिए, क्योंकि जब अनाज उपजता था, बारिश होती थी, इसके कारण अनाज भीग जाता था, जिसके कारण खराब हो जाता था। तब इसने मनका बनाना प्रारंभ किया। मनका बोलते हैं घड़ा को, ठीक है, मनका बनाना प्रारंभ किया। याद रखना है, मनका पूछेगा आपसे, मनका बनाना प्रारंभ हुआ है आपको नवपाषाण या उत्तर पाषाण। मनका नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल से ही प्रारंभ हुआ है। और इसी में अस्थाई जीवन यापन किया, कृषि करना प्रारंभ किया, पहिया का निर्माण हुआ, मनका का निर्माण हुआ। ये सब नवपाषाण काल में ही शुरू हुए हैं। आपसे पूछेगा आपसे, ठीक है, कि मनुष्य कृषि करना प्रारंभ किए, मनुष्य मनका बनाना प्रारंभ किया, मनुष्य पहिया का निर्माण किया, सब किस काल में किया है? तो आपको सभी हो जाएंगे इसका आंसर नवपाषाण काल या फिर उत्तर पाषाण काल। नवपाषाण काल ही या फिर उत्तर पाषाण काल हो जाएगा इसका आंसर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
इसमें लेकिन कुछ जानने का है। इसमें थोड़ा सा 1865 जॉन लुबाक के बारे में याद रखिएगा, और ये तीनों चारों फैक्ट तो याद रखना पड़ेगा क्योंकि पूछता है आपसे, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, देखिए आपको अभी बताएं कि मनुष्य जब अस्थायी जीवन का निवास किया और आग का खोज हो चुका था, पूरा पाषाण काल में आग का खोज हो चुका था, तो मानव एक जगह रहकर जीवन यापन करना शुरू किया। तो वस्तुओं को खाने के दौरान जो है पकाया जाता था, क्योंकि यहाँ पर नवपाषाण काल आते आते आदि मानव जो है पके हुए मांस का प्रयोग करने लगे थे। तो उसको पकाने के लिए आपको बहुत सारी लकड़ी का जरूरत होता था। तो पके हुए भाग को जब खाना बन जाता था तो उसके बाद जो राख बचती थी, उसी राख को कहीं एक जगह जमा कर दिया जाता था। तो राख का भी आपको साँच मिलता है इसी से, ठीक है, राख का साँच। आप लोग समझ सकते होंगे कि अस्थायी जीवन पर किया तो एक जगह रह कर किया, और एक जगह देखिए वो अभी भी गांव घर में चलता है, राख को एक जगह जमा कर दिया जाता है। तो राख को जमा कर दिया जाता था, राख का साँच, राख, ठीक है, राख का साँच, राख का साँच भी आपको यहीं से मिला है, राख का साँच यहीं से मिला है। और ये जो मिला है ना वो केरल 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 से, ठीक है। केरल में बात करें, संगन कल्लू एक जगह है, केरल में एक संगन कल्लू जगह है, ठीक है, केरल में ही होगा। केरल, एक सेकेंड, इसलिए देखना पड़ा था, केरल नहीं होगा, यहाँ पे कर्नाटक होगा, कर्नाटक, कर्नाटक के मैसूर में, ठीक है, कर्नाटक के मैसूर में संगन कल्लू, मैसूर में एक जगह है, ठीक है, उसका नाम है संगन कल्लू, वहीं पर पास है संगन कल्लू। संगन कल्लू, यही से आपको सबसे पहले राख का साँच मिला था, राख का ढेर, ढेर बोल सकते हैं, ठीक है, साँच, राख का ढेर मिला था। वो कहाँ से? कर्नाटक के मैसूर, कर्नाटक के मैसूर, ठीक है, कर्नाटक के मैसूर, मैसूर वही मैसूर जिसका संस्थापक आपको हैदर अली हुआ था। कर्नाटक के संस्थापक, मैसूर का जो संस्थापक था वो हैदर अली था, ठीक है, हैदर अली। चलिए, तो संगन कल्लू नामक स्थान से आपको राख का ढेर मिला था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और लास्ट जो है उसका नाम है चौथा, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, देखिए ताम्रपाषाण काल का बात करें तो ताम्रपाषाण काल का नाम ताम्रपाषाण काल इसलिए रखा गया है क्योंकि सबसे पहले इसमें तांबा का खोज हुआ था। और ताम्रपाषाण काल के बारे में जानकारी हमें एच.डी. संकालिया के द्वारा दिया गया था, ठीक है, एच.डी. संकालिया, एच.डी. संकालिया के द्वारा ताम्रपाषाण काल के बारे में जानकारी दिया गया था। और इस समय तांबा का खोज हुआ था, तांबा, तांबा होगा, ताम्र, ठीक है, तांबा होगा। तो तांबा का खोज इस समय किया गया था, इसलिए इसका नाम ताम्रपाषाण काल पड़ा था। और इसी समय औद्योगिक का विकास हुआ, जब तांबा का खोज हुआ तो औद्योगिक का विकास हुआ, लेकिन तांबा का प्रयोग, तांबा का औद्योगिक विकास शुरू यहाँ हुआ, लेकिन इसका विकराल रूप धारण, छोटे स्तर पर विकराल रूप जो धारण किया था वो सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, इस समय सिर्फ खोज हुआ था। इसका तांबा का अधिक प्रयोग औद्योगिक रूप में सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया था। सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक किया गया था तांबा का प्रयोग, इसलिए इसे ताम्रपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। तो इतना सारा पॉइंट हम देखें, और इसमें और कुछ देखना है, जैसे मैं कहाँ से चावल का साँच मिला था, तो मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के पास है, बलूचिस्तान में स्थित सुलेमान और किरथर नामक पहाड़ी के बीच में स्पेस में, वहीं पर सबसे पहले जौ और गेहूं यानी कृषि का
साँच मिलने का बात कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, मेहरगढ़, कोल्डीवा से चावल का साँच मिला है ना जिस प्रकार से, उसी प्रकार से मेहरगढ़ से। देखिए मेहरगढ़, मेहरगढ़ का बात करें तो मेहरगढ़ से आपको जौ और गेहूं, जौ और गेहूं का साँच मिला है। सुलेमान और किरथर, सुलेमान और किरथर पहाड़ी, सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में। सुलेमान और किरथर पहाड़ी जो है बलूचिस्तान में स्थित है। और यही से सबसे पहले गेहूं, जौ यानी कृषि का साँच, ठीक है, याद रखना है, कृषि का साँच यही से प्राप्त हुआ था। सर्वप्रथम कृषि का साँच यहीं से प्रारंभ हुआ था। और लगभग ये 7000 बीसी, 7000 बीसी, ठीक है, 7000 ईसा पूर्व जो है ये पुराना मेहरगढ़। चलिए, और मेहरगढ़ कहाँ स्थित है तो अभी बता दिए, पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है मेहरगढ़। चलिए, उसके बाद थोड़ा सा और कुछ 4-5 पॉइंट और जानिएगा। जैसे में आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में स्थित है बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर में स्थित है बुर्ज होम। यहाँ से मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साँच मिला है। मानव के साथ, मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साँच यहीं से मिला है। और यहाँ से बात करें तो यहीं से गारतावास का साँच मिला है, गारतावास, यहीं से गारतावास का साँच मिला है। गारतावास, देखिए गारतावास क्या होता है? गारतावास मतलब जमीन के अंदर, ठीक है, जमीन के अंदर, जमीन के अंदर घर खोद कर जो है गड्ढा खोद कर रहना गारतावास कहलाता था उस समय। ठीक है, और यहाँ से ऊपर की ओर सीढ़ी निकाल दिया जाता था और यहाँ गड्ढा खोद कर अंदर में बास करते थे, इसी को गारतावास बोला गया है। तो गारतावास का साँच मानव के साथ कुत्ता दफनाने का छात जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से मिला है। ठीक है, चावल का साँच का बात करें तो कोल्डीवा से मिला है। कहाँ से? कोल्डीवा से, चावल का साँच, याद रखना है। ठीक है, चावल का साँच कहाँ से मिला है तो कोल्डीवा से, कोल्डीवा से किसका मिला है? चावल का साँच। और कोल्डीवा स्थित है उत्तर प्रदेश, यूपी में, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश बेलन घाटी में स्थित है, याद रखना है क्या चीज? कोल्डीवा। चलिए, उसके बाद बिहार में ही चिरांद है, बिहार में चिरांद पड़ता है। चिरांद से आपको मानव, मानव का यानी बहुत सारे हड्डी का साँच मिला है, बहुत सारे हड्डी का साँच आपको बिहार में ही चिरांद स्थित है, चिरांद, चिरांद बिहार में स्थित है, चिरांद, यहाँ से हड्डी का साँच मिला है बिहार से। ठीक है, चलिए, और एक पॉइंट देखिएगा, हाँ, एक ही कब्र में तीन, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, यानी एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल जो मिला वो दमदमा से मिला है। ठीक है, कहाँ से मिला? दमदमा। देखिए दमदमा, दमदमा, एक ही कब्र से, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिला है, एक ही कब्र में गड़ा हुआ 3 मानव कंकाल मिला है, दमदमा हरियाणा में, हरियाणा। ठीक है, दमदमा हरियाणा में एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल यहाँ से मिल चुका है। और कुछ बचा हुआ है, देख लेते हैं। हाँ, देखिए, एक है गुप्त कराल, गुप्त कराल जम्मू कश्मीर में स्थित है, गुप्त कराल, गुप्त कराल, गुप्त कराल, गुप्त कराल का बात करें तो गुप्त कराल
यहाँ से जो मिला है वो मृदभांड का साक्ष मिला है, मृदभांड। मृदभांड। और देखिए मृदभांड क्या होता है, मृदभांड का मतलब मनका, ठीक है, मनका, मनका मतलब घड़ा। तो मृदभांड का साक्ष आपको मिला है कहाँ से, गुप्त कराल से, ठीक है। मृदभांड का साक्ष कहाँ से मिला है, गुप्त कराल से मिला, और गुप्त कराल स्थित है जम्मू कश्मीर में, गुप्त कराल स्थित है जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा कोल्डीबा हो गया, चिरांद हो गया, दमदमा हो गया, बोरझोम हो गया, चलिए सब हो गया। चिरांद आपको सारण जिला में स्थित है, बिहार के सारण जिला में स्थित है। चलिए इसमें सारा क्लियर हो गया। और मानव द्वारा खोजी गई सबसे प्रथम पहली धातु जो था वो तांबा था, तांबा था। चलिए इतना सारा आपको हम क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद कुछ वन लाइनर बचा हुआ है एक दो गो, जो कि सब कुछ बता ही दिए हैं, इसमें कुछ थोड़ा मोड़ा वन लाइनर बचा हुआ है। और पूरा पाषाण काल है ना, उसको एक अन्य नाम से जानते हैं, आखेट काल के नाम से, ठीक है, आखेट काल के नाम से जानते हैं। तो अगला हम पढ़ेंगे अर्ध ऐतिहासिक काल। अगला जो यहाँ पर दूसरा मारे थे पूर्व ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल। तो अगला दिन पढ़ेंगे हम अर्ध ऐतिहासिक काल। और अर्ध ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए भाई, अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।